हम सबको एक साथ नहीं निकलना चाहिए, मैंने कहा। तुम सब अलग अलग होकर बाहर पहुंचो। कांता मेरे साथ आई थी, इसलिए अब वो मेरे साथ रहेगी। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ। मैं कांता को लेकर जीने के जरिए नीचे जा रहा हूँ। विजय, तुम हमारे पीछे रहो और हमें कवर दो। तैमूर और ग्लोरिया बारी बारी लिफ्ट के जरिए नीचे जाएंगे। जो भी पहले बाहर निकल जाए वो सामने वाले रेस्टोरेंट में इंतज़ार करे। होटल के अंत सामने रोड क्रॉस करके खूबसूरत रेस्टोरेंट था। इसी दौरान में अहमद यार का वो आदमी दौड़ा हुआ आया जो होटल के बैरे की वर्दी में था। वो बोला, आप अभी फ़ौरन चेकआउट करेंगे तो पुलिस सबसे पहले आप ही को धर लेगी। अपना सामान यहीं छोड़ दें और टहलते हुए बाहर निकल जाएं। मैं एक एक करके आपकी सब चीज़ें बाहर पहुंचा दूंगा। सामने वाले रेस्टोरेंट में शकील साहब भी मौजूद हैं। इसकी बात सुनकर ग्लोरिया और तैमूर जाते जाते रुक गए। हम सब ने अपना अपना सामान विजय के कमरे में रख दिया। कमरा लिफ्ट के बिल्कुल सामने था। फिर हम प्रोग्राम के मुताबिक जीने और सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंच गए। अहमद यार के आदमी ने बरवक्त और बहुत मुनासिब मशवरा दिया था। होटल के काउंटर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद था जो चेकआउट करने वालों का बहुत बारीक बीनी से जायजा ले रहा था। मैं इसे नज़रअंदाज करके दाखिली रास्ते की तरफ मुड़ा तो इसने करख्त लहजे में कहा, ए मिस्टर, ज़रा एक मिनट। मैंने झिंझलाहट का मुजाहरा किया और बोला, जी फरमाइए, आपने मुझे कुछ कहा? आप भी होटल में ठहरे हुए हैं? इसने फ़ौरन मेरा जायज़ा लिया। क्यों, आपको मेरे यहाँ ठहरने पर कोई एतराज़ है? मेरा लहजा उखड़ था। मैंने भी नियाजी का मुजाहरा करते जेब से सिगार निकाला और इसे सुलगा कर गहरे गहरे 2-3 कश लिए। मुझे खदशा सिर्फ यह था कि कहीं इंस्पेक्टर को मेरे ज़ख्मी होने का इल्म न हो जाए। मैंने खून आलूद जैकेट वहीं कमरे में फेंक दी थी और इस वक्त मेरे जिस्म पर चमड़े की दूसरी जैकेट थी। वैसे बाय द वे मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या है? आपने सुना नहीं कि होटल के बाहर ज़बरदस्त फायरिंग हुई है और 8 आदमी मारे गए हैं और 6 शदीद ज़ख्मी हैं। वो 2 गाड़ियों में सवार थे। दोनों गाड़ियों को बिल्कुल छलनी कर दिया है। ये फायरिंग की आवाज़ें तो मैंने भी सुनी थी। मैंने सिगार का कश लिया और मैं पता करने नीचे आया था। आपका नाम? मेरे मुतालिक सब मालूमात आपको होटल के रजिस्टर से मिल जाएंगी, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने कांता का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। हमारी बहस से फ़ायदा उठाकर विजय पहले ही बाहर निकल गया था। आप लोगों को यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, शकील ने कहा। वो हमें अपने साथ किसी और होटल में ले गया था। इसका आदमी एक एक करके हम सब का सामान भी ले आया था। मैंने जैकेट उतारी तो मेरी शर्ट की पूरी आस्तीन खून में तर थी। कांता ने गर्म पानी से पहले ज़ख्म की सफाई की, फिर इस पर किसी जड़ी बूटी का अर्क लगाकर कोई सफूफ छिड़क दिया। कल तक तुम्हारा ज़ख्म ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब है इतना तकलीफ दे नहीं रहेगा, कांता मुस्कुरा कर बोली। इस बंगले में 5 बेडरूम थे जो ज़रूरत की हर चीज़ से आरास्ता थे। मैंने अपने लिए एक बेडरूम मुंतखब किया और बेड पर जूतों समेत नींद दराज हो गया। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था। मेरा ज़ख्म हैरत अंगेज़ तौर पर ठीक हो रहा था और तकलीफ़ का एहसास बिल्कुल जाता रहा था। इसी वक्त कांता कमरे में दाखिल हुई। वो बहुत अफसरदा दिखाई दे रही थी। क्या बात है कांता डियर, मैंने पूछा। मेरा इतना पूछना था कि वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अरे अरे, मैं एकदम बौखला गया। क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कामरान कि तुम पाकिस्तान जाकर मुझे भूल जाओगे। मेरा इस माहौल में दम घुट रहा है। मैं कुछ देर तुम्हारे साथ खुली फिजा में गुजारना चाहती हूँ। चलो तुम्हारी खातिर ये भी सही, मैंने उठते हुए कहा। जब मैंने शकील को बताया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो वो मुझे यूं हैरत से देखने लगा जैसे मेरे सर पर सींग उगाए हूँ। हैरान मत हो, मैंने हंस कर कहा। हो सके तो हमारे लिए किसी गाड़ी का बंदोबस्त कर दें। मेरे बहुत ज़्यादा इसरार पर इसने मेरे लिए गाड़ी मंगवाई और बोला, इस गाड़ी की सीटों के नीचे राइफल्स भी हैं और इनके मैगजीन भी। हम बाहर निकले तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। फिज़ा में खासी खनकी थी। मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और बहुत सुस्त रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। मुझे खुद भी एक अरसे बाद ड्राइविंग का लुत्फ़ आ रहा था। मैंने रफ्तार एकदम बढ़ा दी। तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद पुख्ता सड़क ख़त्म हो गई। वहाँ से दाएं बाएं 2 कच्चे रास्ते थे जिनके दोनों तरफ खुदरू कांटेदार झाड़ियों की बहुत बहुतायत थी। गाड़ी यहीं छोड़ दो, हम लोग कुछ देर इसी वीराने में चहलकदमी करेंगे। अभी इसने इतना ही कहा था कि हमारी गाड़ी के अन पीछे एक और गाड़ी आकर रुकी और इसमें से किसी ने हम पर फायर भी झोंक दिया। मैं कांता को लेकर फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया। मुझे रह रह कर कांता पर गुस्सा आ रहा था। अच्छे भले हम लोग सुकून से बैठे थे कि इसे आउटिंग की सूझ गई। मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे जो मैं इसकी बात मान बैठा। अब इस गलती का खुमियाजा भुगतना ही था। अंधेरे के बाइस कुछ सुझाई भी नहीं दे रहा था। इन हरामजादों ने गाड़ी का टायर फ्लैट करके हमारे फरार की राह हत्युल मकान मसदूद करने की कोशिश की थी। यूं भी वो आबादी से कोसों दूर वीरान इलाका था। मैं तो ये सोचकर इस तरफ आया था कि यहाँ दुश्मनों की मुदाखलत का ख़तरा कम था, मगर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शहर के भरे पुरे और पुररौनक इलाके में शायद वो लोग यूँ आज़ादी से फायरिंग की हरकत न करते, मगर इस वीरानी में तो इन्हें खुलकर खेलने का मौका मिल गया था। मेरी हद से ज़्यादा बड़ी हुई खुद एतमादी का ये आलम था कि मैंने
तैमूर, ग्लोरिया या विजय में से किसी को भी साथ लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इन लोगों ने यकीनी तौर पर गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ करके मेरा ताक़ुब किया था। इसके बावजूद मैं इनकी मौजूदगी महसूस कर लेता, मगर वहाँ चटियल मैदान नहीं था बल्कि जा बजा खुदरू झाड़ियाँ थी। मैंने कांता का हाथ पकड़ा और इसे बेदर्दी से कांटेदार खुदरू झाड़ियों में घसीट लिया। फॉर गॉड से कामरान, कांता झिझिलाकर बोली, इन झाड़ियों ने तो मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। ये झाड़ियाँ तो सिर्फ खराशें डाल रही हैं, बाहर निकलोगी तो छलनी हो जाओगी। मैं रुके बगैर इसे झाड़ियों में घसीटते हुए जवाब दिया। फायरिंग बहुत शदीद थी, मगर अंधेरे की वजह से वो लोग भी अंधाधुंध एमुनेशन ज़ाया कर रहे थे। इनकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो सुजुकी की कैरी थी, जिसे उन्होंने अपना ही कोई नाम दे रखा था। फायरिंग में मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। इनकी आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि दुश्मनों की तादाद तकरीबन 7 के लगभग है। फायरिंग के सिलसिले में मेरे कान इतने हसास हो चुके थे कि मैं हर खुदकार हथियार की आवाज़ को पहचान लेता हूँ। मैंने जवाब में अभी तक एक गोली भी नहीं चलाई थी, हालांकि मैं पूरी तरह मुसल्लित था। मेरे पास साइलेंसर लगा हुआ जर्मन रिवॉल्वर भी था और सिग की हल्की फुल्की दूर मार राइफल्स भी। इस राइफल की यह खूबी थी कि न सिर्फ वज़न में हल्की थी बल्कि आम राइफल्स के मुकाबले में खासी मुख्तसर मगर हलाकत खेजी में इनसे कहीं ज़्यादा थी। मेरी तरफ से मज़ामत न होने पर वो लोग मज़ीद शेर हो गए और मुझे गैर मुसल्ले समझकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो जानते थे कि मैं और कांता इन्हीं झाड़ियों में कहीं मौजूद हैं, मगर अब तक मेरी समझ में ये नहीं आया था कि हमला आवर है कौन। अचानक फायरिंग के शोर में किसी कुत्ते की खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। फिर वो भयानक अंदाज में गुर्राया, हमारी तरफ बढ़ने लगा। फौरी तौर पर इस नागहानी आफत से घबरा गया। वो गालबन किसी ट्रेंड कुत्ते की मदद से हमें तलाश कर रहे थे। मुझे इस कुत्ते की परवाह तो नहीं थी, मगर इसकी वजह से इन्हें ये मालूम हो सकता था कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। ये मालूम होते ही वो हम दोनों को ही भून कर रख देते। फिर अचानक ही खौफनाक किस्म का एक कुत्ता मुझे नजर आया जो गुर्राता हुआ कांता की तरफ लपका। शायद इसे कांता की बू पर लगाया गया था, क्योंकि इसकी तवज्जो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं थी। मगर झपट कर कुत्ते की गर्दन न दबोच लेता तो वो कांता का नरखरा उधेड़ कर रख देता। वो खासा कदावर जिस्म कुत्ता था और मेरी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था। कांता किसी सहमी हुई बच्ची की तरह मेरे पीछे छुप गई थी। मेरी कोशिश ये थी कि कुत्ता किसी किस्म की कोई आवाज़ न निकालने पाए। मैंने इसकी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तड़प कर अचानक मेरी गिरफ्त से निकल गया। मैं चाहता तो इसे बेआवाज़ रिवॉल्वर से भी ठिकाने लगा सकता था, मगर इसकी आवाज़ भी इतनी होती है कि अगर कोई तजुर्बेकार आदमी सुन ले तो फौरन समझ आता है कि फायर बेआवाज़ किया गया है। फिर मेरे दुश्मन तो बिल्कुल मेरे सर पर मौजूद थे और मुमकिन है इनमें से कोई आयन इन झाड़ियों के बाहर पोजीशन लिए बैठा हो। फौरी तौर पर वो मुझसे अददी तौर पे भी और असले में भी बर्तरी रखते थे। मैंने अपना जर्मन लियोगर दोबारा बगली होलिस्टर में दबा लिया। कुत्ता गुर्रा के एक मरतबा फिर कांता की तरफ बढ़ा, मगर इस मरतबा न सिर्फ मैंने बाएं हाथ से इसकी गर्दन दबोची बल्कि दाएं हाथ से इसके सर पर इतना जोरदार घुंसा मारा कि इसकी खोपड़ी चटक गई। कुत्ते की हलक से हल्की सी च्याऊं की आवाज़ निकली और वो लम्हों में साकित हो गया। इससे मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि हमलावर कांता के दुश्मन थे और कांता का दुश्मन इस मुल्क में सिर्फ इसका चचा है। गोया ये हमलावर इसके चचाजाद ने हमारे पीछे लगाए थे और इस मरतबा उन्होंने खासी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। कुत्ते की मौत के बाद मैंने कांता का हाथ पकड़ा और एक मरतबा फिर घनी झाड़ियों में दौड़ने लगा। अचानक मेरे सामने का हिस्सा तेज़ रोशनी में आ गया। वो अंधेरे से रोशनी में आने के बाद इस चंद लम्हों तक उल्लुओं की तरह पलके झपकाता रहा। यही हालत कांता की भी थी। जब मेरी आंखें चकाचौंध करने वाली रोशनी में कुछ देखने के काबिल हुई तो मेरा दायां हाथ मशीनी अंदाज में बगली होलिस्टर की तरफ बढ़ा। अपने हाथ काबू में रखो, कोई करख्त आवाज़ में चीखा, वरना भून कर रख दूंगा। मैंने गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए और पहली मरतबा रोशनी में नज़र दौड़ाई। मेरे सामने 2 आदमी खड़े थे। वो दोनों ही राइफलों से मुसल्ले थे। इनसे कुछ फासले पर दाएं बाएं 2 आदमी और थे। इनके हाथों में भी राइफलें थी। वो लोग गोया नीम दायरे की शक्ल में हमें घेरे खड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी फेंकने वाला मजीद कोई आदमी होगा जो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? मैंने सख्त लहजे में पूछा। और इस हरकत का मतलब क्या है? सब कुछ मालूम हो जाएगा। पहले इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। तुम आखिर हो कौन? मैंने अनजान बनकर पूछा। और इस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हम काले चोर हैं, वो मज़ाक़ खेज़ लहजे में बोला। तुम्हें कोई एतराज़ है? वो तो खैर शक्लों से ही लग रहे हो, मुझे भला एतराज़ क्या हो सकता है? हाँ, इस बात पर एतराज़ है कि लड़की को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? वो दृष्ट लहजे में बोला। मैंने पहली दफ़ा गौर से इसका जायज़ा लिया।
वो सूट में मलबूस था, मगर साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो सूट पहनने का आदी नहीं है, क्योंकि बार बार वो इस अंदाज में पहलू बदल रहा था जैसे इसे इन कपड़ों से उलझन हो रही है। इसका जिस्म इतना मजबूत नहीं था जितनी आवाज़ गरजदार थी। इसके चेहरे पर सबसे नुमायाँ चीज़ इसकी घनी मूंछें थीं, जिन्होंने इसका निचला होंठ तक छुपा लिया था, मगर चेहरे पर पेशावर बदमाशों वाली करिख्तगी थी। टाइम वेस्ट मत करो, इसके साथ खड़ा हुआ दूसरा आदमी फिल्मी बदमाशों वाले अंदाज में बोला। इस सुरमा को इधर खल्लास करो और चोरी को ले चलो। इतना जास्ती बात का ज़रूरत क्या है? मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। वो मूंछों वाले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त जान मगर शक्ल से बिल्कुल अहमक लग रहा था। वो इन लोगों में से था जो मारू या मर जाओ की पॉलिसी पर अमल करने को हरदम तैयार रहते हैं। इसकी उंगली ट्रिगर पर थी और वह मूंछों वाले के खफीफ से इशारे पर फायर कर सकता था। दाएं बाएं खड़े हुए बकिया दोनों आदमी रोबोट्स की तरह बिल्कुल खामोश खड़े थे, मगर वो भी ट्रिगर दबाने को तैयार थे। मुझे बात करने दे बांके। मूंछों वाले ने अपने साथी को झिड़क दिया, फिर मुझसे मुखातिब हुआ। हाँ तो महाराज, आप इस छोरी को हमारे हवाले करेंगे या फिर खुद भी हमारे साथ चलेंगे? ठाकर साहब ने कहा था कि अगर वो आसानी से लड़की को तुम्हारे हवाले न करे तो इसे भी साथ ही ले आना, मगर जिंदा। तुम शायद वही हो जिसने ठाकर साहब के 2 चीतों को हलाक किया है। वो तुमसे भी शायद कोई डील करना चाहते हैं। कौन ठाकर? मैंने पूछा। बड़े या छोटे? मैं जानता था कि बड़ा ठाकर यानी कांता का चचा तो हुमायूं मिर्ज़ा की तहवील में था। अगर अब वो आज़ाद था तो इसका मतलब ये था कि हुमायूं मिर्ज़ा मेरे साथ मुखलिस नहीं है। बड़े ठाकर साहब तो बहुत दिनों से नज़र नहीं आते। इन्हें तो शायद तुम ही अपने साथ ले गए थे, या तुमने इन्हें मार दिया? मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया। मैं ठाकर के बेटे से इसके बाप की बुनियाद पर क्रॉसिंग कर सकता था। चलो फिर इस सवाल का जवाब मैं तुम्हारे ठाकर को ही दूंगा। क्या कह रहे हो कामरान? कांता घबरा कर बोली। तुम खुद मौत के मुंह में जा रहे हो। मैं हमेशा मौत के मुंह में रहता हूँ। जब मेरा वक़्त पूरा होगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकेगी। फिर मैं ज़रा तवक्कुफ़ के बाद मूंछों वाले से बोला, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे ठाकर ने डील होने के बाद कोई ऐसी वैसी हरकत की या इससे पहले ही मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं मरते मरते भी इस समेत कई लोगों को मौत के घाट मार दूंगा। चलो कहाँ चलना है? गुड मूंछों वाले ने फतह के नशे से सरशार होते हुए कहा। फिर वो अपने अहमक साथी से मुखातिब हुआ, बाकी इनकी तलाशी लो। नो, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे ठाकर से बात करना चाहता हूँ तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? वो जुबान से बात करेगा तो मेरी भी सिर्फ जुबान ही चलेगी। वो हथियार उठाएगा तो मुझे भी हथियार उठाना पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हथियार उठाने में पहल नहीं करोगे? मूंछों वाला जिला करने लगा। सबसे बड़ी गारंटी मेरी जुबान है। फिर मैं हंस कर बोला, तुम कहीं ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे खौफ से ठाकर के पास जा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अब भी यहाँ से निकल सकता हूँ। चैलेंज करके देख लो। मैं तंजिया लहजे में बोला। चलो हम तुम्हारी जुबान पर एतबार किए लेते हैं, मूंछों वाले ने कहा। वो शायद बगैर किसी मेहनत के जल्द से जल्द मुझे और कांता को ठाकर के पास ले जाना चाहता था। हम गाड़ियों की तरफ बढ़े तो सर्च लाइट भी मुतहर्रक हो गई। मूंछों वाले की एक मखसूस सीटी पर इसके सब आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो गया था। वो 7 की बजाय 8 आदमी थे। उन्होंने हमें चारों तरफ से कवर कर लिया था और गाड़ियों की तरफ रवाना हो गए थे। टाइगर मूंछों वाले ने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम अगर कुत्ते को बुला रहे हो तो इसे भूल जाओ। मैंने कहा, चाहो तो झाड़ियों में से इसकी लाश उठा सकते हो। गलती मेरी ही थी। मूंछों वाले ने गहरा सांस लिया। जो आदमी चीते को माज खंजर से हलाक कर दे वो कुत्ते को भला कैसे छोड़ेगा? अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरा इतना कीमती कुत्ता ज़ाया हो गया। मूंछों वाले ने मेरी ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। इसके साथ वही मुसल्ले शख्स बैठा जो शुरू ही से इसके साथ था। मैं और कांता पिछली सीट पर थे। कांता दरवाजे के साथ थी, मैं दरमियान में था और तीसरा आदमी दूसरे दरवाजे के साथ बैठ गया। हमारे साथ बैठा हुआ शख्स बहुत पुरसुकून और नॉर्मल था, मगर अगली सीट पर बैठा हुआ अहमक बहुत टेंशन में था। इसका रुख हमारी तरफ था और इसने हम पर अब भी गन तान रखी थी। दिल में तो आया इसके मुंह पर इतनी ज़ोर से झांपड़ रसीद करूं इसकी बत्ती सी बाहर आ जाए। इस अहमक की उंगली भी ट्रिगर पर थी। शायद इसे खौफ था कि हम धुआं बनकर हवा में तहलील न हो जाएं। इससे कबल ही वो हमें ठिकाने लगा देना चाहता था। अपने इस बावले साथी से कहो कि सीधा होकर बैठे। मैंने करख्त लहजे में मूंछों वाले को मुखातिब किया। हम बैठे बैठे कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे? बांके मूंछों वाले आदमी ने बत्तीसी लहजे में कहा, ज़्यादा मत दिखाओ और सीधे होकर बैठ जाओ। वैसे ही तुम अभी इन कामों में ना तजुर्बेकार हो। मैंने मूंछों वाले से कहा, ऐसे मौक़ों पर सबसे पहले दुश्मन के फरार की राह मसदूद करने के लिए इसकी गाड़ी नाकारा कर दी जाती है। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल सही सलामत है। मैं तो समझ आया था कि तुम्हारे आदमियों ने अब तक इसके 2-3 टायर फ्लैट कर दिए होंगे। ऐसी बात नहीं है कामरान साहिब। मूंछों वाला हंस कर बोला,
तुम्हारी गाड़ी के पास मेरे 2 मुसल्ले आदमी पोजीशन लिए खड़े थे। तुम लोग अगर इन झाड़ियों में से निकल कर फरार भी होते तो मेरे आदमी कम से कम तुम्हें भून ही देते। ये भूनने वाला लफ्ज़ तुमने दूसरी मरतबा इस्तेमाल किया है। क्या भुनी हुई चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हो? मैं तो यूं ही वक़्त गुजारी को बेमकसद गुफ्तगू करता था। इसे मजाक मत समझो कामरान, मूंछों वाला भुना गया। गाड़ी के नज़दीक आने की कोशिश करते तो मालूम होता। कामरान इतना तलने वाला नहीं है मेरे भाई, मैंने तंजिया लहजे में कहा, वरना अब तक तुम्हारी रॉ, मोसाद, अमेरिकन CIA या मेरे अपने ही वतन की ISI मुझे भून कर तितर बितर कर चुकी होती। फिर मैं ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, अगर तुम्हें यह खुशफहमी है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जा सकते हो तो इसे दिल से निकाल दो। मेरा लहजा तलख हो गया, मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कभी यह दावा किया कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जा रहा हूँ? तुम तो ठाकर से खुद ही कोई डील करना चाहते थे। मूंछों वाला जल्दी से बोला। इसे शायद यह खदशा पैदा हो गया था कि मैं गुस्से में अब भी कोई कार्रवाई कर सकता हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। बांके ने पहली दफ़ा ज़ुबान खोली। हथियारों के बलबूते पर तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े से बड़े सुरमा को ठिकाने लगा सकते हैं। खुद पर इतना ही नाज है तो खाली हाथ मुझसे मुकाबला कर लेना। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी करूँगा। इस दौरान में मूंछों वाले ने एक वसी और इस कोठी के गेट पर गाड़ी रोक दी थी। हारन की आवाज़ सुनकर फाटक की जेली खिड़की खोल कर किसी ने झांका। फिर मूंछों वाले को पहचानते ही इसने फुर्ती से गेट खोल दिया। मूंछों वाला गाड़ी को अंदर लगाया। पोर्च गेट से काफ़ी फासले पर था और वहाँ तक खासी कुशादा और पुख्ता सीमेंट की रविश थी, जिसके दोनों किनारों पर डमडम की बाड़ थी। कोठी का लॉन भी गैर मामूली तौर पर बड़ा था, इतना वसी और रीज़ कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल सकते थे। गाड़ी पोर्च में रोक कर मूंछों वाला नीचे उतरा। इसने हमें भी उतरने का इशारा किया। हमारे नीचे उतरते ही लॉन के मुख्तलिफ गोशों और डमडम की बाड़ की अकब से कई मुसल्ले अफराद निकल आए। इन्हें देखकर कांता का चेहरा धुआं हो गया। एक लम्हे को मुझे भी अपनी इस हमाकत का एहसास हुआ, मगर मैंने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया और कांता का हाथ पकड़कर बरामदे की तरफ बढ़ा। मुसल्ले अफराद ने हमें चारों तरफ से यूं घेर लिया था जैसे हम मौका पाते ही उड़ जाएंगे। कांता का हाथ बर्फ़ की तरह सर्द रहा था और वो खौफ के बाइस वाज़े तौर पर कांप रही थी। मैंने इसका हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसका बाप अभी हमारे कब्ज़े में है। मैंने इंग्लिश का सहारा लिया था क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक इनमें से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मेरी इंग्लिश को समझ लेता। करोड़ों की इस जायदाद के लिए तो ये अपने बाप की लाश का सौदा भी कर लेगा। कांता ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, अच्छा फ़िलहाल खुद पर काबू पाओ, ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बरामदा आई की शक्ल में बाएं तरफ घूम गया। घूमने के बाद हम एक कॉरिडोर में जा निकले जिसके दोनों जानिब कमरे थे। मूंछों वाला दाएं तरफ के 3 कमरे छोड़कर चौथे कमरे के सामने जा ठहरा और बोला, कामरान साहब अगर आप माइंड न करें तो अपना असला हमारे हवाले कर दें। नॉट एट ऑल, मैंने जवाब दिया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर इसका रवैया एकदम बदल गया था। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने आदमी हैं? इसके लहजे में धमकी थी। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी आई साइड एक्स्ट्रा नॉर्मल है और मैं जानता था कि यहाँ मुझे रेड कॉर्पेट रिसेप्शन नहीं दिया जाएगा। मैं सिर्फ ठाकर की ज़ुबान पर एतबार करके यहाँ आया हूँ। फिर इतने गार्ड्स की मौजूदगी में ठाकर को ख़तरा भी क्या है? मेरा एक रिवॉल्वर भला इन लोगों का क्या बिगाड़ लेगा? मेरा लहजा तलख हो गया। फिर आप यही ठहरे, मैं ठाकर साहब से बात करके आता हूँ। मूंछा वाला मुझे और कांता को मुसल्ले मुआवज़ों के पहरे में छोड़कर कमरे में दाखिल हो गया। मैंने इस दौरान में कांता को एक मरतबा फिर पुरसुकून रहने की ताकीद की और अपनी हमाकत पर पीछोताब खाने लगा कि खामखा हीरो बन के इनके साथ चला है। मूंछों वाले ने वापसी में देर नहीं लगाई। इसने मुझसे कहा, जाइए ठाकर साहब आपको बुला रहे हैं। आपकी जी जेब में रिवॉल्वर है, इसकी तरफ तो भूले से भी हाथ मत बढ़ाइएगा वरना। ओके ओके, मैंने झिंझला कर इसकी बात काट दी और कांता से मुखातिब हुआ, आओ कांता। कमरे की आराइश देखने से ताल्लुक़ रखती थी। फर्श पर बेशकीमत वॉल टू वॉल ईरानी कालीन थी। दीवारों पर दुनिया के मारूफ मुसव्वरों के शाहकार आवेज़ा थे। कमरे के ऐन वस्त में इंतहाई खूबसूरत फानूस छत से लटक रहा था और वहाँ मौजूद सब फर्नीचर मुझे इम्पोर्टेड लग रहा था। वो शायद ठाकर कास्टिंग रूम था। वो मुझसे इतना खौफज़दा था कि कमरे के चारों कोनों में 4 मुस्तैद गनमैन खुदकार असले से लेस खड़े थे। 2 गनमैन इसकी पुश्त पर भी मौजूद थे और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो 2 गनमैन दाखिली दरवाजे पर भी जम गए। मैं ये देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। वेलकम मिस्टर कामरान, वेलकम। ठाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। बहुत शौक था आपको देखने का, जैसा सुना था इससे बढ़कर पाया। वाकई आप इस शोहरत के लिए डिज़र्व करते हैं। इसने हाथ बढ़ाकर गर्म जोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया। फिर कांता से मुखातिब हुआ, हेलो माय डियर कज़न, हाउ आर यू? आई एम फाइन, कांता ने पुरएतमाल लहजे में कहा। मेरे अंदाजे के बरक्स ठाकर 35-36 साल का आदमी था। जिस्म फरवई की तरह माइल था मगर इसकी शख्सियत पुरवकार और पुरकशिश थी। मेरा ख्याल था कि मेरा वास्ता किसी 21-22 साल लड़के से पड़ेगा। प्लीज़ टेक योर सीट्स।
ठाकर ने सोफे में धंसते हुए कहा। सोफों के साथ ही कुछ कुर्सियां भी पड़ी थी। मैंने सोफे की बजाय कुर्सी पर बैठने को तरजीह दी। हाँ तो ठाकर साहब, आपको मेरी तलाश क्यों थी? आराम से बैठे और पहले चाय पी लें, इसके बाद बात होगी। चाय वगैरह को छोड़े, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मतलब की बात करें? मतलब की बात तो है ही कि कांता को मेरे हवाले कर दूं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कांता कल 21 साल की हो जाएगी। इसने वसीयतनामा भी लिखवा कर महफूज कर दिया है। मैंने बहुत डिटाई से झूठ बोला। वसीयतनामे की रूह से कांता की मौत की सूरत में इसकी तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस और जेवरात सब कुछ ट्रस्ट की तहवील में चला जाएगा। वसीयतनामे की एक शिक और है, बेपता होने की सूरत में अगर 10 दिन तक इसने अपने वकील से रब्ता नहीं किया तो इस सूरत में भी इसकी जायदाद वगैरह ट्रस्ट की तहवील में चली जाएगी। ठाकर बुरनाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चीख कर बोला, यू बास्टर्ड, ये सब तुमने कांता को सिखाया होगा। जाहिर है कांता बेचारी भोली भाली लड़की है। तुमने समझा था कि आसानी से इसकी जायदाद हड़प कर लोगे, मगर अब तुम्हारा वास्ता कामरान से है, समझे माय डियर ठाकर। और अगर मैं तुम्हें को हमेशा के लिए खामोश कर दूं तो? ठाकर ने चुभे हुए लहजे में कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कांता की जायदाद तुम्हें मिल जाएगी? मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। फिर ड्रामाई अंदाज में बोला, और इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं किसी अहमक परिंदे की तरह तुम्हारे जाल में फंस गया हूँ। मेरी जेब में एक मसनूई लाइटर है जो बज़ाहिर सिगार सुलगाने के काम आता है, मगर असल में वो लोकेशन फाइंडर है। अब तक मेरे साथियों को मालूम होगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये कहकर मैंने टाइम देखा। अब तक तो इस कोठी को मेरे आदमियों ने घेर लिया होगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि यूं ही तुम्हारे आदमियों के साथ चल दूँ। डीके वो धाड़ कर बोला, इसकी तलाशी लो, अब मैं कोई रियायत नहीं करूँगा। फ़ौरन ही मूंछों वाला आगे बढ़ा। इसने बहुत माहिराना अंदाज में सरहद से मेरी तलाशी ली और वो लाइटर बरामद कर लिया जो बनावट में खासा मुनफरिद था, मगर था सिर्फ लाइटर। इसमें कोई लोकेशन फाइंडर नहीं था। लाइटर बरामद होते ही इसने मेरी तलाशी तरक कर दी। यूं भी वो मेरी जेब से रिवॉल्वर तो बरामद कर ही चुका था। अब मैं बिल्कुल खाली हाथ था। ठाकर ने लाइटर मूंछों वाले के हाथ से झपट लिया और इसे कालीन पर फेंक के अपने जूते से मसल दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।